पर सामने आती है। मैं साथियों अखिल गोगोई जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिल गोगोई एक ऐसे नेता हैं जो कि गोला बोरबरा जी को मैं जानता था। गोला बोरबरा जी चीफ मिनिस्टर रहे, सोशलिस्ट थे। वो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी आते थे और पूरे देश के अंदर लोग उनको जानते थे एज ए सोशलिस्ट लीडर। उसके बाद में मैं अखिल गोगोई को ही मैंने देखा कि जो हम लोग जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, 350 आंदोलनों का, उसके भी वो नेशनल कन्वीनर हैं। हम लोगों का जो 250 किसान संगठनों का जो एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बना हुआ है, उसके भी वो नेशनल कन्वीनर हैं। मैंने और उन्होंने साथ में कोर कमेटी के मेंबर के तौर पे अन्ना के आंदोलन के अंदर भी हम लोगों ने साथ काम किया, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट था। उसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अखिल गोगोई हैं वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव रखने वाले, इस देश की और इस देश के हितों की चिंता करने वाले और पूरे समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के वो लीडर हैं। मैंने उनके साथ में मैं सबसे ज्यादा प्रभावित जब हुआ जब एक मैं मीटिंग के अंदर गया, उनका एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन के अंदर 3 दिन वो सम्मेलन चला और 3 दिन तक लगातार बरसात होती रही और हजारों लोग जो कि उनके साथ में जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ में जुड़े हैं किसानों के, वो वहां पर रहे और कम से कम 10-20 चैनल उस पूरे 3 दिन के सम्मेलन को लाइव दिखाते रहे और जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे आसाम के और जितने बड़े यूथ आइकॉन थे वो लोग भी वहां पर आते रहे। तब मुझको ये समझ में आया कि शायद इस तरीके का ग्राउंडेड जो है कोई एक इतना बड़ा संगठन, इतना व्यापक संगठन, इतना ग्रासरूट संगठन शायद कोई दूसरा ऐसा जो पीपल्स मूवमेंट के अंदर कोई दूसरा संगठन नहीं है। उस तरीके की एक ताकत है। और उसके बाद में जाकर के जब मैंने दूसरी बार जब मैं कांचीरंगा के अंदर गया और उनका जो ऑर्किड पार्क जो देखा, बायोडायवर्सिटी पार्क देखा, और जब मैंने वहां पर देखा कि वो तो सैकड़ों 80 एकड़ के अंदर बना हुआ पार्क है और मुझे को तो आश्चर्यचकित रह गया कि एक किसान नेता जो क्रांतिकारी किसान नेता माना जाता है वो बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप करने का काम करता है। और फिर मालूम ये पड़ा कि भाई जितने भी आंदोलन इस आसाम के अंदर चलते हैं उसके अंदर एक बायोडायवर्सिटी का मामला जहां कहीं पर भी आता है वो उस आंदोलन के अंदर बिना कोई चिंता आगे पीछे देखे हुए वो कूद जाते हैं। तो एक फिर उसके बाद में पिछली बार अभी जिस बार की गिरफ्तारी का जिक्र मेहर देसाई जी ने किया, उस समय जब उन्हें जेल में भेजा गया तो मैं, राजू शेट्टी जी उस समय सांसद थे कोल्हापुर के, हम लोग गए वहां पर और मैंने ये देखा, उनकी लोकप्रियता मैंने देखी कि हम लोग तो केवल उनसे मिलने आए थे, उनके समर्थन में कुछ रैली करने के लिए हम लोग आए थे। तो मैंने देखा कि वहां के जो टॉप मोस्ट चैनल्स थे वो सब चैनल्स जो है हम लोगों को पूरी पूरी यात्रा को उन्होंने एक हमारा लाइव करने का काम किया। ऐसा कहीं पर दूसरी जगह पर देखा नहीं जाता और इसीलिए मैं उनको एक फ्यूचर सीएम के तौर पर जो है वो आसाम के देखता हूं और जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो उसी पर्सपेक्टिव के अंदर मैं देखता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल व्यक्ति है और इस पोटेंशियल व्यक्ति को रास्ते से हटाने का तरीका तो बहुत सारे हैं। आजकल तो हमारे जैसे आदमी को जब हम देखते हैं, मैं तो खुद ही मेरे ऊपर 140 मुकदमे लगाए, आजीवन कारावास कर दिया, चुनाव की प्रोसेस से मुझे हटा दिया। मैं खुद उसका सफरर हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं तो अभी देखता हूं पुतिन ने जो काम किया, उसका जो सबसे बड़ा जो विरोधी था उसको जो है जहर दिलाने का काम कर दिया। मैं तो यहाँ पर देखता हूं कि भोपाल की जेल के अंदर, मतलब जेल को मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान समझता था क्योंकि हम लोग लगातार जेल जाते रहे हैं, कम से कम 200-400 बार जेल हम लोग गए हैं। तो मुझे लगता था कि बाकी बाहर कुछ खतरे हो सकते हैं, जेल में नहीं है, लेकिन जेल के अंदर भी जब भोपाल जेल के अंदर कुछ लोगों को आतंकवादी बता करके और फिर उन्हीं का जिस तरीके से हत्या कर दी गई, तो फिर जो है वो जेल के अंदर भी जिस तरीके से आजकल हो रहा है, तो वहां पर भी आदमी का जीवन संकट के अंदर मुझे समझ में आता है। तो बहुत सारे संकट हैं, लेकिन अखिल गोगोई के ऊपर 13 केसेस पहले जो है दाखिल किए गए
और सभी केसेस के अंदर उनकी जमानत हो गई। एक केस जो है, दो केस जो एनआईए को सौंपे गया, माओवादियों से उनके लिंक का मामला, और दूसरा एक तो बहुत ही हंसी वाला मामला है कि कोई कहीं पर पत्थर फेंक दिया और उसी के अंदर जोड़ दिया और उसी के अंदर जो है उन्होंने इसके अंदर लगा दिया। तो यूएपीए के अंदर जो है उनको फंसाया गया है। हालांकि उनके साथ में जिन लोगों को फंसाया गया था, बिट्टू सोनोवाल या मानस जी को या ध्वज जी को, कुंवर जी को, उन लोगों को तो जमानत मिल गई है। लेकिन ये एक सरकार ने तय कर रखा है कि किसी भी हालत के अंदर जो है इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज एक बहुत जो है पूरे आसाम इस बात को आज रियलाइज कर रहा है कि अखिल गोगोई के जाने से क्या क्या हुआ है। अखिल गोगोई जब तक बाहर रहा तब तक जो टोल गेट्स थे वो कभी लग नहीं सके, है ना। लेकिन वहां पर टोल गेट्स लगाने का काम पूरे आसाम के अंदर जोरों से चल रहा है। 5 टोल गेट्स लगा दिए गए। वहां पर जो है ये सुबानसिरी नाम का जो डैम था जिसको रुकवाया था इन लोगों ने आंदोलन करके 16 दिसंबर 2011 को, है ना, उसका जो है डैम का काम पूरी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से जो और जो डेहिंग पटकल, जो वहां पर भी जो है जो एक फिर एक नेशनल पार्क जो है डिब्रू का, वहां पर भी चल रहा है जहां पर कि वाइल्ड हॉर्सेस और सब कुछ पाए जाते हैं मेरा, और तमाम किस्म के घोटाले चल रहे हैं। आपको मालूम है कि अखिल गोगोई जो है आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर ही जो उनका संपर्क था, और उसके बाद में ही वो जो है जन लोकपाल बिल के आंदोलन के साथ में वो जुड़े थे, और इसलिए वो बराबर भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़े बड़े मुद्दे निकालते रहते हैं, और बड़े बड़े अधिकारियों को और बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे कराना और अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम जो है अखिल गोगोई के द्वारा लगातार किया जाता है। और आज जब वो जेल के अंदर हैं तो कोविड के अंदर भी भ्रष्टाचार चल रहा है। राज्य सरकार पूरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है, क्योंकि कोई भी उस भ्रष्टाचार को चुनौती देने वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें सब लोग पूरे तरीके से समझ रहे हैं। और अभी जो है अखिल गोगोई जी ने ये कहा कि एक रीजनल फ्रंट करके बनना चाहिए कि अगर सरकार से लड़ना है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने दिया है। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने, मैंने ये सुना कि उन्होंने एक पार्टी को लॉन्च करने का काम किया। अच्छा होता कि संपूर्ण विपक्ष भाजपा के खिलाफ में असम के अंदर इकट्ठा होता तो एक बड़ा विकल्प, क्योंकि जो एक आशंका है वो आशंका ये है कि जब अगले साल चुनाव होने हैं तो उन चुनावों तक जो है ये अखिल गोगोई को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। जेल के अंदर जो अप्रैल 2021 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं तब तक जेल के अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे देश का इतिहास ऐसा भी है, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग जेल से जीते भी हैं, और जो है उनका आपको मालूम ही है कि उन्होंने किस तरीके का काम भी किया है। तो मैं ये जो पूरी चर्चा चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाब तो आपको मिहिर देसाई जी ने सबको बता ही दिया, और जवाब जो है लोगों का डरने से काम नहीं चलता। मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, आज पेरियर जी का जन्म दिवस है, और हमें, क्योंकि ये बहुजन संवाद है और मैं पेरियर जी को याद करना चाहता हूं, और मैं मतलब जब बहादुरी की बात आई है तो बहादुरी का मतलब क्या होता है अगर ये सीखना हो और जानना हो, तो फिर पेरियार जी का जीवनी पढ़ने का काम लोगों को जरूर करना चाहिए। उन्होंने जब धर्म ग्रंथों के बारे में लिखना शुरू किया और उसका एक लल्ले सिंह जी करके उन्होंने उसका एक अनुवाद करके पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर भी शुरू किया, तो उसको बैन किया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वो किताब जो है लोग पढ़ सकते हैं, उसके लिए वो रिलीज हुई। लेकिन एक पूरी की पूरी राजनीति को पेरियार जी ने बदल दिया, और इसलिए यूनिसेफ जैसे संगठनों ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्हें आधुनिक युग का मसीहा करके बोला, और पूरा दक्षिण भारत, पूरा दुनिया के अंदर उन्हें सुकरात के साथ में जोड़ करके उनको संज्ञा देने का काम किया गया। तो मुझे लगता है कि जाति व्यवस्था के ऊपर जितना तगड़ा प्रहार उन्होंने किया, और वो तो बहुत लंबा 90 प्लस वो जिए, और जिंदगी भर वो लगातार लड़ते रहे, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुद्दा केवल एक ही है, मैं तो जो ऑपरेशर है मैं उसके खिलाफ में खड़ा हुआ हूं। वो ऑपरेशर चाहे वो धर्म के नाम पे ऑपरेशन कर रहा हो, चाहे स्टेट के नाम पे कर रहा हो, पार्टी के नाम पे कर रहा हो, या कोई भाषा के नाम पे कर रहा है, जहां कहीं ऑपरेशन है मैं उसके खिलाफ में खड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि ये आज के दिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं
तो हम लोगों को एक ये सीख भी लेकर के चलना है कि अगर हम लोग किसी भी किस्म के जो अत्याचार है या किसी भी किस्म का भेदभाव है, ये तो एक किस्म का जो सीए एनआरसी का जो पूरा मूवमेंट था वो तो भेदभाव के खिलाफ ही था, और वो तो ये एकदम एकदम साफ तौर पे था कि ये देश का जो संविधान है वो धर्म के आधार पर नागरिकता देने की इजाजत नहीं देता। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाहर के आप धर्म विशेष के लोगों को आप ले आए और उन्हें इस देश में बसाने का काम करें। और एक इसी शो के अंदर जब हम शाहीन बाग के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो मेहर भाई और कृष्णा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक निलोफर बहन आई थी मुंबई बाग से, है ना, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो है बाकी सब लोग जो हैं आपके यहाँ तो लोगों को जला दिया जाता है, लेकिन मुसलमान को तो गाड़ा जाता है, तो हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं और हम लोगों को यहीं गाड़ा जाने वाला है, तो हम लोगों को ये सरकार कहां से भगा सकती है। लेकिन सरकार की मंशा ये है, और पूरा सीए एनआरसी का अगर आप देखें तो उनका पूरा का पूरा टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी बनी हुई है। और इसीलिए ये जो आंदोलन था सीए एनआरसी और उसके एनपीआर के खिलाफ में जो पूरा मूवमेंट था, उसने एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन खड़ा करने का काम किया था। और मैं एक तरीके का उस तरीके का प्रिविलेज्ड व्यक्ति हूं जिसने समाजवादी विचार यात्रा के नाम से हमारे सब साथियों ने मिलकर के जो हम लोगों ने यात्रा की, तो 50 जगह पर हम लोग शाहीन बाग में गए, और वो 50 जगह पर जाकर के मैंने अद्भुत दृश्य देखा जो मेरी कल्पना में कभी नहीं था, और मेरे ख्याल से इस देश के लोगों की कल्पना में भी कभी नहीं रहा कि 5,000 10,000 महिलाएं रात को 12 बजे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें और संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद, और बच्चे जो है वो आजादी के नारे लगाते हुए मिले। ऐसा दृश्य इस देश में पिछले 74 साल के अंदर कभी नहीं देखा गया जो हमको देखने के लिए मिला। मुझे लगता है कि अचानक लॉकडाउन का वो भी एक कारण था, और अब लॉकडाउन को पूरी तरीके से खत्म करने के पहले सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इसके जो भी लीडरान हैं उन लीडरों को हम एक एक करके उनको निशाना बनाने का काम करें। लेकिन लोग, मुझे लगता है कि पूरे देश ने अब लॉकडाउन भुगत लिया है। पहले कश्मीर का लॉकडाउन था, तब शायद लोगों को चिंता नहीं होती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था लॉकडाउन का क्या मतलब होता है। लेकिन जब पूरे देश के अंदर कश्मीर टाइप का लॉकडाउन जब लग गया तो लोगों को समझ में आया कि कश्मीर के लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन कश्मीर के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं, है ना, और उसी तरीके से वो 370 की बहाली को लेकर लड़ रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात से मैंने शुरू किया, मैं अभी उसको अपना खत्म करूंगा क्योंकि हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय मैं किसान संगठनों के साथ में काम करता हूं। कृषक मुक्ति संग्राम समिति जो है एक किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अभी जो है इस केंद्र सरकार ने कोरोना काल का जो दुरुपयोग किया, उन्होंने पूरे के पूरे जो 44 कानून थे श्रमिकों के, उनको खत्म करके 4 कोड लाने का काम किया। उन्होंने पूरा का पूरा, कह रहे हैं आत्मनिर्भरता की बात, लेकिन पूरा डिफेंस को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सब कुछ करने का काम उन्होंने किया। और उसके साथ साथ में किसानों के खिलाफ में 3 बिल लेकर के आ गए। मतलब मंडी खत्म, एमएसपी की व्यवस्था पूरी खत्म, पूरा का पूरा एग्रो बिजनेस वाले जो लोग हैं वही अब किसानों को लूटेंगे, और उनके पास में जो भी कुछ सेफ्टी नेट था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब ये सोचिए कि इसके खिलाफ में पंजाब के अंदर जो किसान लड़ रहा है, वहां पर सरकार भी विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी बिल्स का विरोध कर रही है। वहां पर विपक्ष में अकाली दल है, वो भी उसका विरोध कर रहा है, किसान भी विरोध कर रहा है, पूरा राज्य विरोध कर रहा है। इसका मतलब यह है कृषि राज्य का सब्जेक्ट है। सब जब विरोध कर रहे हैं तो आप कैसे ये बिल लादने का काम कर सकते हो। और फिर एक मेरे मित्र हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं बीआर पाटिल साहब, उनसे अभी आपके इस कार्यक्रम के पहले बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि भाई इतनी ऐसी अर्जेंसी कौन सी आ गई जो आप ये सब बिल लेके आए। आप ऑर्डिनेंस लेके आते हो, फिर उसके बाद में उनको कानून बनाने का काम करते हो अपनी मेजोरिटी की दम पर। तो आपकी जो मंशा है वो खराब है, और कुल मिलाकर के आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। और लोगों ने, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो इस देश के लोगों ने ये बता दिया था कि वो लोकतंत्र पर कोई भी समझौता करने वाले नहीं हैं। ये बात एकदम साफ है। तो ये बात शायद अभी जो है नरेंद्र मोदी समझ नहीं रहे हैं। आज तो उनको समझ में आ जाना चाहिए।
पिछले जन्मदिन के अंदर वो गए थे कहां पर, सरदार पटेल की मूर्ति को लगाने के लिए पूरा का पूरा 270 गांव डुबो करके चाइना से आयातित एक मूर्ति लगाने के लिए वहां पर वो चले गए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज पूरे दिन मैं इस देश के बेरोजगार जो नौजवान हैं या जो देश की युवा लीडरशिप है उसको बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने आज बेरोजगारी दिवस मनाया है या जुमला दिवस मनाया है, वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। सुबह से पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है, भारत सरकार की ताकत लगी है, उनके पिट्ठू पूरे लगे हुए हैं, उनके जो ट्रॉलर्स हैं सब कुछ पूरे लगा हुआ है। लेकिन बेरोजगार जो है उसने अपनी ताकत मोदी के जन्मदिन के ऊपर साबित करने का काम किया है। तो जो मिहिर देसाई जी जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों ने भी 9 अगस्त को एक जो है कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन बहुत बड़ा किया, 50,000 गांव के अंदर वो आंदोलन हुआ। उसके बाद में 14 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने भी किया, पूरे देश के अंदर भी किया। और जो एक ट्रेड यूनियंस हैं वो सब ट्रेड यूनियंस जो है। सुनीलम जी आपका आवाज कट रहा है, सुनीलम जी आपका आवाज पूरा कट तो रहा मैं है। ये चाहता हूं, मैं अपनी बात बंद करता हूं। आप जो है मैडम को आप बुलाइए, वो अपनी बात रखेंगी, फिर आएगा तो आपका हम आवाज सेकंड राउंड कट में रहा है, बातचीत करेंगे। नेटवर्क शायद। जी मेरी आवाज आ रही हो तो आप जो है उनको बुलाइए। हेलो हेलो, आवाज कट रहा है सर आपका पूरा। जी, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुलाएं, मैडम को आप बुलाएं। ठीक है आप ओके कृष्णा जी को बुलाएं, ठीक। कृष्णा जी को बुलाएं। हाँ जी, धन्यवाद सुनीलम जी। उनका नेटवर्क का इशू रहा, आगे भी बोलेंगे वो। जिस तरह से सुनीलम जी बात रख रहे थे कि आपने देखा है कि वो किसान नेता, हम सबका युवा नेता अखिल गोगोई के बारे में बता रहे थे, किस तरह से सरकार जो है आने वाला इलेक्शन के लिए उनको बेवजह है ना उनको जेल में रख दिया है। उनका कहानी बता रहे थे किस तरह से ऐसा युवाओं को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और आपको मैं उनकी बातों से जो पूरी बात है कि वो लोकतंत्र की ये सरकार हत्या करना चाहते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र बहुत संघर्ष के बाद हमें मिला है, ये संविधान हमें मिला है, जो संविधान की आपने देखा होगा कि हमें बोलने की आजादी देता है। और ये हम लोग कोई प्रजा नहीं है, हम लोग नागरिक है। प्रजा से हम लोग नागरिक हुए हैं, जिसमें हमारा मताधिकार भी है और हमारा जो चुन के